SKK चैनल पर इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री एसएससी के साथ जितने भी एग्जाम में पूछी जाती है उसके लिए आप क्लास ले सकते हैं। मेरा नाम है प्रियांशु और हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की 5 क्लासेस हो चुकी हैं और आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी। अगर आपने 5 क्लासेस नहीं की है तो एक बार आप उन क्लासेस को देखेंगे। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो 5 क्लास है, आज की क्लास उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो 5 क्लास और आज की सिंगल क्लास। आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, जो पिछले परीक्षाओं में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं और जो प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सवाल है और जो पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, आज हम उन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। यानी कि जिन इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स पर, जिन स्थलों पर हमने बात तय की है, उन स्थलों से बनने वाले जो प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली 5 क्लासेस में हमने उन साइट्स पर बात की जो मेन साइट्स, जो महत्वपूर्ण स्थल थे। जबकि मैंने आपको ये भी बताया कि बहुत सारे स्थल हैं इस सभ्यता के जिन पर हमने बात तय की है। हालांकि उन स्थलों पर आज मैं नाम उनके बताऊंगा, बाकी पीवाई पे हम करने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैंने बहुत सारी साइट्स आपको बताई, लेकिन हमने उन साइट्स पर बात नहीं की है जहां से हमें काफी कुछ प्राप्त नहीं। हालांकि इस सभ्यता के स्थल रहे हैं। अगर मैं उन बचे हुए स्थलों की बात करूं जो कहीं ना कहीं मुख्य भी है, तो अगर हम उन स्थलों की बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात की जाए, कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी इस सभ्यता के कई सारे अ, स्थल है, बहुत सारी साइट्स। पाकिस्तान की बलूचिस्तान की साइट्स की बात करें, पाकिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ पर? पाकिस्तान, ठीक है। तो बलूचिस्तान में बात की जाए, बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ साइट्स है। कभी कभी इन साइट्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, परीक्षा में 4 ऑप्शन देकर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, तो ऐसे पूछ लेता है। तो बाकी जो साइट्स जिन्हें हमने उन 5 क्लासेस में डिस्कस नहीं किया, मैंने आपसे कहा भी था कि क्लास के चैप्टर के लास्ट में मैं आपको जो बाकी स्थल है उनके नाम आपको मैं बता दूँ। तो आज हम उन्हीं नामों पर पहले बात करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर से बनने वाले प्रश्न और पीवाईक्यू की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले उन बचे हुए स्थलों की हम बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी कुछ साइट्स मिलते हैं। कौन कौन सी साइट्स है? सुल्तानी डोर, एक सुल्तानी डोर है, एक सुल्तानी डोर है, सुल्तानी डोर, सुल्तानी डोर। और देखा जाए सुल्तानी डोर, सोको, सोको, और कौन सी साइट्स है? बालाकोट, एक बालाकोट है, बालाकोट। बलूचिस्तान में एक साइट है, बलूचिस्तान में एक साइट है डाबरकोट। बलूचिस्तान में एक साइट है डाबरकोट। तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये 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 भी साइट्स सिंधु घाटी सभ्यता की पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये भी साइट्स हैं। इनसे भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कौन कौन सी साइट्स है? सुल्तानी डोर, सुल्तानी डोर, सुल्तानी डोर, सुक्को, बालाकोट और डाबरकोट। तो ये अन्य साइट्स है पाकिस्तान के बालाकोट में। ठीक है, इसके बाद बात की जाए
कि पाकिस्तान की सिंध में कौन कौन सी साइट्स है, पाकिस्तान के सिंध में कौन कौन सी साइट्स है, तो सिंध की साइट्स लिखेंगे, सिंध की साइट्स लिखेंगे। ठीक है, ये भी कहां पर, पाकिस्तान। ठीक है, ये भी कहां पर, पाकिस्तान। सिंध की बात की जाए तो जुडेर जुडलो, जुडेर जुडलो, जुडेर जुडलो क्या हो जाएगा, जुडेर जोधलो, जुडेर जोधलो, जुडेर जोधलो के बाद फोद दीजिए, पहला फोद दीजिए। ठीक है, जुडेर जोधलो, फोद दीजिए। ठीक है, तो सिंध के पाकिस्तान में भी कुछ साइट्स पाई जाती है सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की। पाकिस्तान के सिंध में भी कुछ कुछ साइट्स पाई जाती है, जिन साइट्स के नाम मैंने लिखे, जुडेर जोधलो, फोद दीजी और आमरी। और क्या, तीसरी लिखेंगे आमरी, तीसरी लिखेंगे आमरी। ठीक है, तीसरी क्या लिख लेंगे, तीसरी लिख लेंगे आमरी, तीसरी लिख लेंगे आमरी। तो मैंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुछ साइट्स पाई जाती है, जिनके नाम मैंने लिखे, सुल्तानगेट और सोदकोट, बालाकोट और डाबरकोट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के सिंध में भी कुछ साइट्स हैं, जिनके नाम मैंने लिखे, जिनके नाम मैंने लिखे, हाँ, फोद्दीजी, आमरी, फोद्दीजी, आमरी और जुडेर जोधरो। ठीक है, जुडेर जोधरो, फोद्दीजी, आमरी। तो ये पाकिस्तान के सिंध में ये साइट्स पाई जाती है। उसके बाद पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत में भी कुछ साइट्स पाई जाती है। पंजाब प्रांत जो आज आज पंजाब का जो भाग पाकिस्तान में है, आज पंजाब का जो भाग पाकिस्तान में है, उस पंजाब में भी कुछ साइट्स सभ्यता की पाई जाती है। ठीक है, आपको पता है ना कि हमारे पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया था, हमारे हमारे पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पंजाब प्रांत कहा जाता है, जो पाकिस्तान का भाग, जो किसका भाग है, पाकिस्तान का। तो पंजाब प्रांत में भी कुछ साइट्स पाई जाती है इस सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की। पंजाब प्रांत में भी कुछ साइट्स पाई जाती है, उनके नाम देखेंगे। अगर पंजाब प्रांत की बात की जाए, पंजाब प्रांत की बात की जाए, ठीक है, पंजाब, पंजाब प्रांत की बात की जाए, पंजाब प्रांत की बात की जाए, पंजाब प्रांत ये भी कहां पर, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान में, ठीक, ये भी पाकिस्तान में। पंजाब प्रांत में लिखोगे रहमान डेरी, रहमान डेरी और एरा इस्माइल। ठीक है, एरा इस्माइल, एरा इस्माइल। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये दो स्थल ऐसे हैं, ये दो स्थल ऐसे हैं जहां से सिंधु सभ्यता के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो पंजाब प्रांत में दो स्थल पाए जाते हैं, पंजाब प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल रहमान डेरी और एरा इस्माइल, रहमान डेरी और एरा इस्माइल। ठीक है, रहमान डेरी और एरा इस्माइल। ठीक है, रहमान डेरी और एरा इस्माइल। सिंध में मैंने बताया आपको जुडेर जोधलो, ओदीजी और आमरी। ठीक है, तो मैंने आपको सिंध में बताया, पंजाब प्रांत में बताया, और उससे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी कई साइट्स हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताया, कानगेट और सोदकोट, बालाकोट और डाबरकोट। ठीक है, इसके बाद हमारे हरियाणा में भी इसकी कुछ साइट्स हैं, हमारे हमारे हरियाणा में भी कुछ इसकी साइट्स हैं। ठीक है, तो हरियाणा में कौन कौन सी साइट्स है वो देखेंगे। अच्छा, अगर ये आपने लिख लिया हो, तो एक बार ये लिख लिया हो, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हरियाणा में कौन कौन सी साइट्स है। ठीक है, हरियाणा में कौन कौन सी साइट्स है। ठीक है, हम हरियाणा की साइट्स की बात करेंगे, एक बार इसको देखिए, उसके बाद हम हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा की बात की जाए कि हरियाणा में कौन कौन सी साइट्स। ठीक है,
तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बालू, बालू कुनाल, बालू कुनाल और सिसवल, बालू कुनाल सिसवल, बालू है, कुणाल है, सिसवल है, तो ये हरियाणा के क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हरियाणा में स्थल है। ये स्थल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ कुछ स्थल, कुछ साइट्स हरियाणा में देखने को मिलती है, जिसके नाम मैंने लिखे बालू कुणाल सिसवल, बालू कुणाल और सिसवल। ठीक है, बालू कुणाल और सिसवल, बालू कुणाल और सिसवल, बालू 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 कुणाल और सिसवल। ठीक है, बालू कुणाल और सिसवल, बालू कुणाल और सिसवल। ठीक है, बालू बालू कुणाल और सिसवल। इसके बाद कुछ क्षेत्र हमारे यूपी में भी है, कुछ साइट्स यूपी में भी देखने को मिलती है, कुछ साइट्स यूपी में भी देखने को मिलती है, कुछ साइट्स यूपी में भी देखने को मिलती है। तो यूपी में कौन कौन सी साइट्स है देखेंगे। यूपी में है, अगर यूपी की बात करें, अगर अगर यूपी की बात की जाए, अगर यूपी की बात की जाए, यूपी की बात की जाए तो आपका आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है, हुलास है, क्या है? हुलास है। ठीक है, आलमगीरपुर है, हुलास है। ठीक है, बड़गांव है, बड़गांव है। ठीक है, बड़गांव है, बागपत है, बड़गांव है, बागपत है और आलमगीरपुर है। ठीक है, ठीक है, बड़गांव है, बागपत है, आलमगीरपुर है। तो ये सारी साइट्स यूपी में देखने को मिलती है। ये सारी साइट्स यूपी में देखने को मिलती है। ये सारी की सारी साइट्स कहाँ पर? यूपी में देखने को मिलती है। तो हमने अभी तक, मैंने आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान की साइट्स बताई, उसके बाद पंजाब के सिंध में जो साइट्स है उनकी बात की, पंजाब प्रांत की साइट्स देखी, पंजाब प्रांत के बाद हरियाणा की साइट देखी, हरियाणा के बाद बड़गांव की साइट्स, यूपी की साइट देखी, जिनमें मैंने लिखा बड़गांव, बागपत, आलमगीरपुर, बड़गांव, बागपत, आलमगीरपुर। तो ये कुछ अन्य साइट्स थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, जो अलग अलग स्थानों पर है, पंजाब में, हमारे भारत के हरियाणा में, यूपी में। तो बाकी जो स्थल है उन पर उनके हमने सिर्फ नाम देखे, और इनसे सिर्फ नाम से ही प्रश्न बनता है। बाकी जो मेन साइट्स है, जो मुख्य स्थल है, उन पर हमने डिटेल में बाकी पिछली 5 क्लासेस में बात कर ही है, की ही है। इसके बाद हम बात करेंगे जो इस चैप्टर्स के PYQ या फिर जो मुख्य प्रश्न बन सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे। एक प्रश्न ये आता है कि हमने बहुत अच्छे से देखा कि सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, कहाँ से हुई, किसके द्वारा हुई। एक सवाल ये भी आता है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये सभ्यता कैसे खत्म हुई, एक सवाल ये भी आता है। तो इस पर ज्यादा कुछ लिखने का या ज्यादा कुछ चर्चा का ये विषय है नहीं, क्योंकि अभी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी इस चैप्टर की जो PYQ है हम उन पर बात करेंगे। अगर पतन की बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ कैसे, तो कई लोगों का ये भी, अगर हम पतन की बात करें, ठीक है, अगर हम पतन की बात करें, अगर हम पतन की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ कैसे, कैसे ये सभ्यता खत्म हुई, तो जो पुरातत्ववेत्ता रहे हैं
अलग अलग पुरातत्ववेत्ताओं का अलग अलग मानना रहा। पुरातत्ववेत्ता यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो रहे हैं, तो अलग अलग पुरातत्ववेत्ताओं का अपना अलग अलग मानना था। किसी ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता जो खत्म हुई, वो इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता विकसित हुई, जो कि हमारा अगला चैप्टर भी है, इसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो पुरातत्ववेत्ताओं का ये कहना था, कई पुरातत्ववेत्ताओं का ये कहना है कि इसके बाद जो सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता, उस सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ युद्ध किया और युद्ध में सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन इस बात को 100% मान लेना कि ऐसा हुआ हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं, और इस बात पर विचार भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा हुआ होगा कि वैदिक सभ्यता जो उसके बाद विकसित हुई, वैदिक सभ्यता के लोगों ने आक्रमण कर दिया, यानी कि युद्ध किया, और युद्ध में इस सभ्यता के लोगों को खत्म कर दिया। तो सवाल ये आता है कि अगर इस बात पर विचार कर लिया जाए कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने आक्रमण कर दिया और युद्ध में ये सभ्यता पूरी समाप्त हो गई, तो ये कोई छोटी क्षेत्र पर फैली सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक विशाल क्षेत्र में विकसित एक सभ्यता थी। तो युद्ध में इतना बड़ा क्षेत्र, पूरा का पूरा इतना बड़ा क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र में युद्ध हुआ होगा, ये भी एक सवाल है कि युद्ध हुआ तो क्या इतने बड़े क्षेत्र पर युद्ध हुआ, इतने बड़े स्तर पर युद्ध हुआ कि पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। और ये भी मान लिया जाए कि हो सकता है इतना बड़ा युद्ध हो भी सकता है कि युद्ध में ये सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन अगर इस बात पर विचार कर ही लिया है कि कुछ पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा कि युद्ध किया होगा, युद्ध में ये पूरी सभ्यता खत्म होगी, तो अगर इस बात पर विचार कर लिया तो उसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि युद्ध हुआ कैसे होगा। अगर युद्ध हुआ और इतने बड़े स्तर पर युद्ध हुआ तो हथियारों का प्रयोग तो किया ही गया होगा। भाई अगर इतने बड़े क्षेत्र में युद्ध हुआ और इतनी बड़ी सभ्यता को हानि हुई, पूरी सभ्यता खत्म हो गई, तो अस्त्र शस्त्रों से तो युद्ध हुआ ही होगा। ऐसा अब अस्त्र शस्त्रों का मतलब मेरा तात्पर्य उससे नहीं है कि राफेल का इस्तेमाल किया गया होगा। मतलब अगर इतने बड़े स्तर पर युद्ध हुआ था तो सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ शस्त्रों का मिलना जाहिर सी बात थी कि उसको शस्त्र मिलने चाहिए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी प्रकार के कोई भी हथियार प्राप्त हुए ही नहीं। ये बात पहले ही साबित कर दी गई थी, इस बात का अनुमान पहले ही लगा लिया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही शांत सभ्यता थी, यहाँ पर बहुत ही कम लड़ाई झगड़े हुए होंगे या फिर ना के बराबर हुए होंगे। तो इस बात को पहले ही कह दिया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत शांत स्वभाव के थे, क्योंकि किसी भी प्रकार के औजारों का, हथियारों का ना मिलना इस बात का सबूत है, ये साबित कर देता है कि यहाँ के लोग शांत स्वभाव के थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अच्छा, कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का ये भी कहना रहा कि महामारी की वजह से ये पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। तो ये भी बात एक, ये समझिए कि इस बात पर विचार करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि एक महामारी के कारण पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, तो ये बात 100% तो नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हमने 2021 और 22 में देखा भी कि एक महामारी बहुत बड़े सभ्यता को प्रभाव कर सकती है। हमने 21-22 में देखा कि जो कोरोना महामारी थी उसने एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया। लेकिन उससे ये बात तो साबित नहीं हो जाती कि कोई महामारी पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। तो ये कह देना कि एक महामारी ने पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया, तो ये भी कहना ठीक नहीं रहेगा। और ये माना तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता कि किसी महामारी के कारण ये पूरी सभ्यता नष्ट हो गई हो, तो इस बात को भी नहीं माना जा सकता। और कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का ये कहना था, ठीक है, अच्छा इसमें पहले लिख लो, इसमें कितने लोगों के मत रहे, इसमें लोगों की तो मत रहे
इसमें लोगों के मत रहे कि इसमें लोगों के मत रहे कि इसका जो पतन हुआ वो वैदिक सभ्यता के लोगों के द्वारा आक्रमण कर दिया हुआ, ठीक है, यानी कि युद्ध युद्ध कि भाई युद्ध की वजह से वैदिक सभ्यता के लोगों ने आक्रमण कर दिया था, तो युद्ध में ये पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये कह देना, ये मान लेना बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध में क्षति तो दोनों तरफ के लोगों को की होगी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी क्षति होगी और वैदिक सभ्यता के लोगों को भी क्षति पहुंचेगी। तो इस बात को मान लेना बिल्कुल भी सही नहीं। अच्छा, दूसरा विचार क्या रहा लोगों का, पुरातत्ववेत्ताओं का दूसरा विचार ये रहा कि महामारी के कारण ये पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो। तो 100% ये कह देना ये बात भी सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का ये मानना था कि भूकंप के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। किसके कारण? भूकंप के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। भूकंप के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। तो इस बात पर विचार भी किया जा सकता है और इस बात को माना भी जा सकता है कि हाँ, क्योंकि एक भूकंप किसी सभ्यता को नष्ट कर सकता है। किसी भूकंप के कारण पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है, इस बात पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इस बात पर विचार नहीं किया जा सकता कि एक युद्ध पूरी सभ्यता को खत्म कर सकता है और पूरी सभ्यता को खत्म करेगा। तो जब भी युद्ध की बात आएगी तो अस्त्र शस्त्रों से तो युद्ध होगा ही, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से किसी प्रकार के हथियार मिले ही नहीं। तो अगर आप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि युद्ध से पूरी सभ्यता नष्ट बिल्कुल हो सकती है, तो अगर इस बात को मान ले कि हो सकती है, लेकिन कोई हथियार तो मिलने चाहिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से कोई हथियार नहीं मिले और इस बात को पहले ही साबित कर दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शांत स्वभाव की सभ्यता थी, तो इसलिए हम इस बात को बिल्कुल मना कर दे रहे हैं। दूसरा कि महामारी ने पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया, इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता, कि हमने ये तो देखा कि एक महामारी बहुत बड़ी सभ्यता को प्रभावित कर सकती है लेकिन नष्ट नहीं कर सकती, ठीक है, इस बात को भी हम नहीं मान सकते। तीसरा, कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का ये भी मानना था कि भूकंप के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी, तो इस बात पर विचार किया जा सकता है, ठीक है, इसके कारण भूकंप, ठीक है, और इस बात पर विचार किया जा सकता है, इस बात पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इस 100% ये भी कह देना सही नहीं रहेगा। 100% ये भी कह देना सही नहीं रहेगा, लेकिन इस बात को हम मान सकते हैं। इन बातों को हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते, ठीक है। अच्छा, कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का ये भी कहना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण शायद ये सभ्यता नष्ट हो गई हो। और जब भी हम जलवायु में परिवर्तन होने का कारण जब भी हम जलवायु में परिवर्तन की बात करते हैं, तो जलवायु का परिवर्तन हम किसी एक दिन का नहीं देखते, 10 दिन का नहीं देखते, या फिर एक महीने या साल भर का नहीं देखते। जलवायु के परिवर्तन की जब भी बात की जाती है, जलवायु का परिवर्तन एक लंबे समय से मौसम में हो रही बदलाव के एक लंबे समय से मौसम में हो रहे बदलाव का औसत देखा जाता है। मैंने कहा, कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का मानना यह भी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। तो इस बात पर हम विचार बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की हम जब भी बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन यानी लंबे समय से मौसम में हो रहे बदलाव का औसत हम देखते हैं कि भाई लंबे समय से मौसम में औसत बदलाव क्या है, मौसम की औसत दशाएं क्या है एक लंबे समय। तो हम मौसम की एक लंबे समय से हो रही औसत दशाओं की अगर हम बात करें तो उसे हम जलवायु परिवर्तन के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये बात हम मान सकते हैं, इस बात पर विचार किया जा सकता है कि हाँ, एक लंबे समय से मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कोई सभ्यता पतन की तरफ बढ़ सकती है।
किसी सभ्यता का पतन हो सकता है, क्योंकि अगर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो जलवायु में परिवर्तन होने का एक लंबे समय से जलवायु में परिवर्तन होने के कारण उस सभ्यता की जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और आप पिछली क्लासेस कर चुके हैं तो आपको ये एक बात तो समझ में आई होगी कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की एग्रीकल्चर प्रभाव में आई हो, अगर जलवायु परिवर्तन के कारण एग्रीकल्चर खत्म हो गया होगा, खेती खत्म हो गई होगी, लोगों को दिक्कतें तो आई होगी, लोगों को बहुत दिक्कतें आई होगी। खेती नहीं, नाज नहीं, व्यापार नहीं, व्यापार जब खेती में दिक्कतें आई तो व्यापार में भी दिक्कत आई, तो लोगों की खेती खत्म हो गई, मतलब व्यवसाय खत्म हो गया, अन्न खत्म हो गया, भंडार खत्म हो गया। तो लेकिन तो जलवायु के परिवर्तन से कोई भी सभ्यता पतन की ओर जा सकती है, इस बात पर भी हम विचार कर सकते हैं, इस बात पर भी हम विचार कर सकते हैं। किस पर? जलवायु में परिवर्तन, मेरी बात को बहुत सुनेंगे। जलवायु में परिवर्तन आपको जाना है बेटा डिजाइन टैब में और सबसे दाहिनी तरफ देखना है, आपको मिलेगा फॉर्मेट बैकग्राउंड। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन। तो इन दो बातों पर हम विचार कर सकते हैं कि ये दो कारण रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के, ये दो कारण रहे होंगे। इसमें सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का क्या कारण रहा होगा, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया कि बहुत सारे लोगों का मानना युद्ध भी है, लेकिन वो एकदम गलत रहेगा। महामारी भी है, उस पर भी हम विचार नहीं कर सकते। हम ये जरूर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो शुरू हुआ होगा उसका कारण या तो भूकंप रहा होगा, ठीक है, भूकंप भी रहा होगा और लंबे समय से जलवायु परिवर्तन भी कारण रहा होगा। तो हम इन दोनों कारणों पर विचार कर सकते हैं, इन दोनों पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें सिर्फ आपको इतना ही जानना है, इतना ही जानना है। अब जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे, पीवाईक्यू, चैप्टर के जो पीवाईक्यू है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उन पर हम बात करते हैं, ठीक है। मैं ये हटा रहा हूँ, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। ये बस एक छोटा सा सवाल का जवाब था जो मैंने आपको दिया। हाँ जी, हेडिंग डालेंगे। और आपको बता दें कि कंप्यूटर आज के इस दौर में हेडिंग डालेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि हम ये जानेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर के परिचय से रिलेटेड एक सवाल पूछेगा नहीं सर। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला सवाल कोई ऐसा ही पूछ लेते हैं, पहला सवाल कोई ऐसा ही देखते हैं जिस सवाल को सुनने के बाद उनको थोड़ी सी खुशी हो, इसका सवाल तो हम आसानी से दे सकते हैं। तो पहला सवाल, अगर आपने पिछली क्लासेस की है, इससे पहले वाली क्लास की है, तो पिछली 5 क्लासेस की है, तो आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। मैंने कहा कि अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, अगर आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टिला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टिला भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो उसका उत्तर हो जाएगा मृतकों का टिला। क्या हो जाएगा? मृतकों का टिला, ठीक है। क्या हो जाएगा? मृतकों का टिला, ठीक है, मृतकों का टिला। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा, दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान सा पूछ लेते हैं। तो बताइए, हड़प्पा की राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा हड़प्पा की राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा की राजधानी किसको कहा जाता है? मैंने बताया था, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा की राजधानी किसे कहा जाता है? जिसमें सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है हड़प्पा कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन अगर कंप्यूटर के आकार राजधानी किसको कहा जाता है? तो 4 प्रकार के विभाग किए गए हैं। सबसे पहली बात क्या होती है, कंप्यूटर की फर्स्ट जो होती है वो उसे कहते हैं मेन फ्रेम।
ठीक है। हड़प्पा की राजधानी किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब ये दो प्रश्न तो कुछ ऐसे मैंने पूछे जिन्हें जिसे आप बहुत आसानी से बता सकते थे। अगर इन दोनों प्रश्न का उत्तर भी आपको तभी पता होगा जब आपने पिछली क्लास की हो। ठीक है, तो अगर आपने पिछली क्लासेस की है तो इन दोनों सवाल का उत्तर आप खुद को, मुझे नहीं, खुद को तुरंत आपने दे दिया होगा। ठीक है। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें कि मान लो परीक्षा में पूछ लिया गया, परीक्षा में पूछ लिया गया कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम था ग्रेट ग्रेनरी। क्या नाम था? ग्रेट ग्रेनरी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम था ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी। क्या नाम था? ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम था ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है। अच्छा, आप इन सारे सवालों को अपनी भाषा में लिखो। मैं यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखने वाला, मैं व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखने वाला हूँ। मैं सिर्फ इतना लिखूंगा ग्रेट ग्रेनरी। तो आप अपने तरफ से अपनी तरीके से नोट्स तभी बना सकते हैं जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि मैंने ग्रेट ग्रेनरी क्या बताया, ग्रेट ग्रेनरी क्या चीज। तो अगर आपने बातों को ध्यान से सुना है तभी आप अपनी भाषा में नोट्स बना सकते हैं कि ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है। बाकी पूरा व्यवस्थित तरीके से मैं नहीं छापूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं व्यवस्थित तरीके से छापूंगा तो आप मेरी बात को कम सुनेंगे और बोर्ड पर ध्यान ज्यादा होगा। ठीक है। पूरा का पूरा ध्यान आपका छापने में रहेगा। ठीक है। तो मैंने कहा ग्रेट ग्रेनरी। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो आप इस चीज को, मैंने सिर्फ इतना लिखा ग्रेट ग्रेनरी, लेकिन आप अपने जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं उसके व्यवस्थित तरीके से अपने तरीके से लिखें। ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी मतलब मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या था? ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी। और मैं हर प्रश्न को लिखने के लिए इतना समय दूंगा कि आप बहुत अच्छे से अपनी भाषा में उस चीज को लिख सकते। ठीक। तो मैंने कहा कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम था ग्रेट ग्रेनरी। क्या नाम था? ग्रेट ग्रेनरी। अच्छा, उसके बाद चौथा प्रश्न, मान लो चौथा प्रश्न बहुत आसान सा कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मोहनजोदड़ो से जिस स्नानागार की खोज की गई थी उस स्नानागार की आकृति कैसी थी? उस स्नानागार की आकृति कैसी थी? मैंने बताया था स्नानागार की खोज कहाँ से हुई थी? मोहनजोदड़ो से। परीक्षा में ये नहीं पूछा कि मोहनजोदड़ो की खोज कहाँ से हुई, परीक्षा में ये पूछ लिया आपसे कि मोहनजोदड़ो से जिस स्नानागार की खोज की गई थी उस स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो स्नानागार की आकृति लिखेंगे आयताकार। कैसी? आयताकार, या लिखी रेक्टेंगुलर से। क्या लिखेंगे? आयताकार। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से जिस स्नानागार की खोज की गई थी उस स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार थी, यानी कि रेक्टेंगुलर थी। कैसी थी? रेक्टेंगुलर थी। ठीक है। कैसी थी? रेक्टेंगुलर। ठीक है। आकृति कैसी थी? रेक्टेंगुलर थी। ठीक है। शेप कैसा था? रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है। कैसा शेप था? रेक्टेंगुलर शेप था। तो इसको अपनी भाषा में लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो से जिस स्नानागार की खोज की गई उसका आकार कैसा था? आयताकार था, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप था। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि आपसे परीक्षा में ये पूछ ले कि आपसे परीक्षा में ये पूछ ले, मोहनजोदड़ो से एक प्रश्न लेते हैं। परीक्षा में ये पूछे कि सिंध का मरुस्थल किसको कहा गया? सिंध का मरुस्थल किसको कहा गया? सिंध का मरुस्थल किसे कहा गया? सिंध का मरुस्थल कहा गया मोहनजोदड़ो। किसका? सिंध का मरुस्थल। ठीक है। सिंध का मरुस्थल। पांचवा प्रश्न पूछिए कि सिंध का, बताइए सिंध का मरुस्थल किसे कहा जाता है? सिंध का मरुस्थल
तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई? तो बताओ। किसे कहा जाता है? सिंध का मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो सिंध का मरुस्थल मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसको कहा जाता है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट एक भारत के किस शहर से आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं? एक बार कमेंट करके आप सब रहेगा। ठीक है। तो सिंध का मरुस्थल मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध का मरुस्थल मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब ये जो 5 प्रश्न मैंने बताए, ये 5 प्रश्न बहुत ही आसान थे। कुछ टॉपिक से थे जिस टॉपिक पर हमने बात करी भी थी, यानी कि मोहनजोदड़ो के सारे टॉपिक्स है। ये सारे के सारे मोहनजोदड़ो के 5 प्रश्न मोहनजोदड़ो से मैंने बताए। अब हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो पिछली परीक्षाओं में इस चैप्टर से पूछे भी गए हैं और भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। उन प्रश्नों पर हम बात करें। ठीक है, तो एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। एक प्रश्न अगर आपने कल की क्लास की है तो एक प्रश्न आपसे और पूछ लिया जाए। अगर आपने कल की क्लास की होगी तो अपने आप को तुरंत आंसर दे दोगे कि इसका उत्तर ये। मैंने कहा कि पोर्तुगाल की खोज कहां से हुई। ठीक है, छठा प्रश्न, पोर्तुगाल की खोज कहां से हुई? पोर्तुगाल की खोज। और ये पोर्तुगाल क्या होता है? पोर्तुगाल यानी कि बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह को पोर्तुगाल कहते हैं। और कल की क्लास में मैंने बताया कि लोथल से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड की खोज की। किसकी? गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। ठीक है, पोर्तुगाल मतलब, हाँ, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लोथल। मैंने बंदरगाह बताया कि बंदरगाह की खोज कहां से हुई थी? लोथल से हुई। ठीक है, कल की क्लास में बताया कि बंदरगाह की खोज कहां से हुई? लोथल से हुई। ठीक है, पोर्तुगाल की खोज कहां से हुई? लोथल से। तो ये 6 प्रश्न बहुत ही आसान थे जिन टॉपिक्स पर हमने बात भी की। अब 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन। हड़प्पा की राजधानी मैंने क्या बताया? हड़प्पा की राजधानी है मोहनजोदड़ो। थोड़ा स्पेस वाले इसलिए मैंने वो वहां पर बता दिया। ठीक है, तो अब 7वें प्रश्न की बात की जाए। 7वें प्रश्न की बात की जाए। सातवां सातवां प्रश्न मैंने कहा, सातवां प्रश्न मैंने कहा कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अंतरजी खेड़ा पुरस्कार कहाँ पर है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अंतरजी खेड़ा पुरस्कार कहाँ पर है, अंतरजी खेड़ा पुरस्कार कहाँ पर है, तो उसका उत्तर क्या होगा? अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा पुरस्कार कहाँ पर है? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? अंतरजी खेड़ा पुरस्कार कहाँ पर है? अंतरजी खेड़ा पुरस्कार है यूपी में। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो अंतरजी खेड़ा पुरस्कार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से पूछ लिया जाए कि कोल्डी हवा पुरस्कार कहाँ पर है? कोल्डी हवा पुरस्कार कहाँ पर है? तो कोल्डी हवा पुरस्कार कहाँ पर है? कोल्डी हवा, 8वां क्या हो जाएगा? कोल्डी हवा। अगर पूछ ले कोल्डी हवा पुरस्कार कहाँ पर? कोल्डी हवा पुरस्कार कहाँ पर है? कौन सा? कोल्डी हवा पुरस्कार। कोल्डी हवा पुरस्कार कहाँ पर है? तो कोल्डी हवा पुरस्कार भी यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोल्डी हवा पुरस्कार कहाँ पर है? तो वो भी उत्तर प्रदेश में है, यानी कि यूपी। ठीक है, तो अंतरजी खेड़ा और कोल्डी हवा, ये दोनों के दोनों पुरस्कार कहाँ पर है? यूपी में। यह पूछ ले कि इनाम गांव पुरस्कार कहाँ पर है? कौन सा? इनाम गांव। इनाम गांव पुरस्कार कहाँ पर है? तो वो है महाराष्ट्र, वो है महाराष्ट्र में। इनाम गांव पुरस्कार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है इनाम गांव।
कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव है महाराष्ट्र में। इनाम गांव पुरास्थल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव पुरास्थल महाराष्ट्र में, अंतरजी खेड़ा और कोल्डियाबा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, या फिर पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस स्थान से सोना मंगाया करते थे, या फिर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस स्थान से सोना मंगाया करते थे, आज उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस स्थान से सोना मंगाया करते थे, गोल्ड, वर्तमान में उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में उस स्थान को कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी के लोग कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से सोना मंगाया करते थे। किस क्षेत्र से? कोलार क्षेत्र से। ठीक है। तो सिंधु घाटी के लोग सोना कहां से मंगाते थे? सोना मंगाते थे जिसे आज हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, जिसे आज हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं। ठीक है। जिसे आज हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये 11वां प्रश्न आपसे पूछ ले कि बताइए, 11वां प्रश्न पूछ ले। ठीक है। या आपसे पूछ ले कि बताइए, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि उस पुरास्थल का नाम बताइए, उस पुरास्थल का नाम बताइए जो बोमल दर्रे के पास था। इसके पास बोमल दर्रे के पास कौन सा पुरास्थल था? बोमल दर्रे के पास कौन सा पुरास्थल है? ठीक है। बोमल दर्रे के पास कौन सा पुरास्थल है? तो उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। ठीक है। बोमल दर्रे के पास कौन सा पुरास्थल? मेहरगढ़, बोमल दर्रा। बोमल दर्रे के पास कौन सा पुरास्थल? मेहरगढ़। तो यही से एक प्रश्न और आपको ध्यान रखना है, यही से एक बात और ध्यान रखना है कि मेहरगढ़ से, जो मेहरगढ़ पुरास्थल है, वहां से 7,000 साल पहले की कपास की खेती के साक्ष्य मिले। कितने वर्ष पहले? 7,000 वर्ष पहले। 7,000 वर्ष पहले के कपास की खेती के साक्ष्य मिले। कितने वर्ष पहले की? 7,000 वर्ष पहले की कपास की खेती के साक्ष्य मिले थे। कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले। ठीक है। अच्छा, एक तीसरा प्रश्न जो इससे तीसरा प्रश्न जो एग्जाम में बना था, एक परीक्षा में पूछा गया कि बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन सा पुरास्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। पिछली मैं ज्यादा पुरानी नहीं, 1-2 वर्ष पहले पूछा गया था कि 4 ऑप्शन देकर पूछा था कि बताइए इसमें से कौन सा पुरास्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं, वर्तमान में भारत में नहीं। तो उत्तर था मेहरगढ़। उत्तर क्या था? उत्तर था मेहरगढ़। क्योंकि मेहरगढ़ वर्तमान में भारत में नहीं। तो भैया कहाँ है? अगर ये भारत में नहीं है तो ये स्थल कहाँ है? ये स्थल है पाकिस्तान में। ये स्थल कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। तो वर्तमान में ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद या पूछ ले, या परीक्षा में पूछ ले, इसके बाद यह परीक्षा में पूछ ले कि बताइए रथ की प्रतिमा के साक्ष्य कौन से पुरास्थल से प्राप्त हुए? रथ की रथ की रथ की रथ की प्रतिमा के साक्ष्य, रथ के प्रतिमा की साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए थे? ये पूछ लिया गया आपसे। ये पूछ लिया जाए आपसे परीक्षा में, ये पूछ लिया जाए कि बताइए रथ की प्रतिमा के साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? रथ समझते होंगे, रथ की प्रतिमा के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? अगर ये सवाल पूछ लिया। ठीक है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दैमाबाद। क्या उत्तर हो जाएगा? दैमाबाद। दैमाबाद से रथ की प्रतिमा के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है। रथ की प्रतिमा। ठीक है। रथ की प्रतिमा, मैंने सिर्फ रथ लिखा है, तो रथ की प्रतिमा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? दैमाबाद से। ठीक है। दैमाबाद से प्राप्त हुए रथ की प्रतिमा के
साक्ष्य दैवावाद से, ठीक है, दैवावाद से प्राप्त हुए। अच्छा, या फिर आपसे पूछ ले कि बताइए बताइए नाप तोल के साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए। नाप तोल के साक्ष्य, अगर आपने कल की क्लास की है तो आप अपने आप को तुरंत जवाब दे दोगे कि लोथल से। कहां से? लोथल से। नाप तोल, नाप तोल की बात की जाए तो नाप तोल के साक्ष्य कहां से? लोथल से। क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि वो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। लेकिन देखा जाए तो ये वाक्य गलत ही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा कि ये वाक्य कुछ इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि आटा पीसने की चक्की, है ना, क्योंकि पीसे तो गेहूं जाते हैं। तो अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो आप अपने नोट्स नोट्स को गलत मत लिखिएगा, आप अपने नोट्स नोट्स को सही करके लिख लो। आप कुछ ऐसा लिख लो कि आटा चक्की के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए, आटा चक्की। तो प्रश्न ये है कि अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि नाप तोल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो लोथल से। क्योंकि अगर आटा चक्की के साक्ष्य मिल रहे हैं तो नाप तोल का भी वो कॉन्सेप्ट जानते ही होंगे, भाई नाप तोल भी करते होंगे, तो नाप तोल के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल से मिले। इसका जवाब ये होगा। तो ये कुछ प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, जैसे आपसे मेहरगढ़ से प्रश्न पूछा गया है, आपसे अंतरजी खेड़ा पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में सिंध का मरुस्थल पूछा गया है, पिछली परीक्षाओं में ये जाने कितनी बार पूछा गया है ग्रेट ग्रेनरी बताइए क्या है। तो ग्रेट ग्रेनरी मैंने बताया मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम था ग्रेट ग्रेनरी। तो ये कुछ प्रश्न मैंने आपको बताया जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए। इसी के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। कल से हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे होंगे जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक कल्चर या फिर वैदिक सिविलाइजेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम डिटेल में हम उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। उस चैप्टर से चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, वैदिक सभ्यता से प्रश्न आप बिल्कुल बना पाएंगे। उसको हम इससे भी ज्यादा डिटेल में उसको पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज में आपको वेद पुराण जितनी जरूरत है आपके लिए, आप परीक्षा के लिए, उतना मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं, क्लास समझ में आती है, बातें समझ में आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बिल्कुल जुड़िए। मिलते हैं अगले चैप्टर।